हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों. So welcome to the next class of Contract Act again. Right. सर ब्रांच आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा, तो मैं जरा सा रुक गया हूँ न्यूमेरिकल में ताकि आप कंप्लीट कर लो. कल से वी विल स्टार्ट समथिंग नेक्स्ट. सो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देयर इज वन मोर क्लास and the next topic is creation of agency. Creation of agency. So लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि भाई एजेंट क्या है. तो जहां पर एक पर्सन हैज अथॉरिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन. तो अगर मैं आपका एजेंट हूं तो आई विल मेक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन योर बिहाफ. कॉन्ट्रैक्ट मैं करूंगा बट लाइबिलिटी आपकी होगी. इट विल बी प्रिज्यूम्ड लाइक यू हैव एंटर्ड द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. जो व्यक्ति एजेंट के थ्रू एक्ट करेगा ये माना जाएगा वो खुद एक्ट कर रहा है. अ पर्सन हु एक्ट्स थ्रू एजेंट एक्ट्स हिमसेल्फ. So this relationship is the basic thing. तो पहले पैरा में यही लिखा है, relation of agency arises when one person agent has authority to act on behalf of another called principal and consents to act. The relationship has genesis in a contract. मतलब कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होगा. लेकिन बच्चों क्रिएशन ऑफ एजेंसी अगर आप मोड्स देखो तो एक तो है एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट. सर एक्सप्रेसली वी कैन अपॉइंट एन एजेंट. इसमें भी रिटन हो सकता है भैया और ओरल हो सकता है, स्पोकन हो सकता है. नो प्रॉब्लम. कॉन्ट्रैक्ट तो ओरल वैलिड है. हाँ, दैट विल बी ए प्रॉब्लम कि कोर्ट में कैसे प्रूव होगा. लेकिन यस इट इज रिटन तो सही है. ओरल भी वैलिड है एज पर लॉ तो वैलिड ही है. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं. देन बच्चों इंप्लाइड अपॉइंटमेंट है. इंप्लाइड अपॉइंटमेंट मीन्स कि वेयर द पर्सन डज समथिंग विच गिव्स एन इंप्रेशन टू ए थर्ड पर्सन दैट अदर पर्सन इज हिज एजेंट और that other person, the third person believes on that thing and he acts upon that. तो एस्टॉपल वहां पे लगेगा. या सर जी इंप्लाइड में लॉ से इंप्लाइड हो जाएगा, सर्कमस्टांसेस से हो जाएगा, ऑर्डिनरी कोर्स में हो जाएगा. एनीवे एस्टॉपल भी मैंने आपको समझा दिया लगभग. सो एस्टॉपल एक है एजेंसी बाई नेसेसिटी. ठीक है. और सर लास्ट और सबसे कर्रा इज रेटिफिकेशन. प्लीज स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा. इट्स नॉट रेक्टिफिकेशन, इट इज रेटिफिकेशन. सो दीज आर द वेज थ्रू विच एन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्रिएटेड. A person can be appointed as an agent of the other person in these ways, in these manners. Okay. So, how can agency be created? Number one, express appointment. Okay. तो बच्चों इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बेटा. और express means by words that is written or spoken. So, लिखा है कि according to section 186 the authority may be express or authority may be implied. Implied अभी डिस्कस करेंगे. सर एक्सप्रेस और implied को डिफाइन किया इन्होंने कि authority is express when it is through words or spoken. तो it is simple. तो पहले एग्जांपल में इसने अपॉइंट किया है तो रिटन में अपना वही डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा. बच्चों क्या नाम था उसका? पावर ऑफ अटॉर्नी. तो एग्जाम्पल है ए दिल्ली में रिसाइड करता है
and he has a house in Kolkata. Now he wants to sell that house. और उसने पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा अच्छा केयर टेकर अपॉइंट किया, सेल नहीं कर रहा है, केयर टेकर है, इट्स ओके. सो दैट इज ऑल्सो पावर ऑफ अटॉर्नी. सो देर इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. कस्टमर ऑफ बैंक, अब बैंक से चाहता है कुछ काम करे, एज एजेंट बैंक करे, तो बैंक भी पावर ऑफ अटॉर्नी लेगा ही लेगा बेटा, उसके बिना बैंक काम नहीं करेगा. सो दिस इज ए सिंपल थिंग, कोई खास बात नहीं. इट इज 187. 186 is for both. Implied. Implied का मतलब है inferred through circumstances. परिस्थितियों से हो रहा है, और things spoken or written या ordinary course of dealings. Spoken, written या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग्स. सो इट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी. बच्चों मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग से कई बार हो सकती है या परिस्थितियों से हो सकती है. तो सपोज जैसे एक व्यक्ति एग्जांपल दिया है कि रेंट रिलाइज करता है और लैंडलॉर्ड को दे देता है, तो वो उसका कलेक्शन एजेंट हो गया बेटा. भले ही उसको कभी अपॉइंट नहीं किया गया था, बट एज पर कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स में वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है. सर जस्ट लाइक आई हैव एन असिस्टेंट, ओके, नाउ समटाइम्स ही बाइज सम गुड्स फॉर द ऑफिस पर्पसेस, कभी उधार भी ले लेता है, तो आई विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है जो कि कोर्स ऑफ बिजनेस से चली आ रही है. सर ऐसे ही एक ए है, इनकी शॉप है सीलमपुर में, खुद कलकत्ता में रहते हैं, शॉप पे कभी कभी जाते हैं. शॉप इज मैनेज्ड बाय बी, बी इज द मैनेजर. अब बी क्या करता है, कभी कभी उधार खरीद लेता है, ट्रांजेक्शन्स कर लेता है, तो इसका मतलब उस पर अथॉरिटी हो गई, इम्प्लाइड अथॉरिटी हो गई, और ये इम्प्लाइड अथॉरिटी कहलाएगी. ठीक है बच्चों, तो देखो ये सिंपल थे बेटा. हाउ द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. तो एक्सप्रेस अथॉरिटी हो सकती है, इम्प्लाइड अथॉरिटी हो सकती है. मतलब हम किसी के बिहाफ पे कोई काम करते आ रहे हैं, भले ही अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो यार एक्सप्रेस मानी जाएगी. अब देखिए एस्टॉपेल. एस्टॉपेल का मतलब है कि प्रिंसिपल, ठीक है, डज समथिंग. प्रिंसिपल कोई ऐसा काम करता है बच्चों, और चाहे वो डिक्लेरेशन से, एक्ट से, ओमिशन से भी हो सकता है. और प्रिंसिपल डज समथिंग which let's say another person, that is third party, which lets another person believe that agent has authority. Actually उस पे authority नहीं है, तो he and third person acts on such belief. तो जिसने कहा था the first person is bound, will be bound. Sir, he cannot step back. तो एस्टॉपल बेटा ऐसा ही होता है. सर अगर मैं आपसे कोई ऐसी बात कहूं जिससे कि ये इंप्रेशन आए कि कोई व्यक्ति मेरा एजेंट है, राइट, और देन ही डज समथिंग जो कि इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट कर दिया उसने, ही डजंट हैव द अथॉरिटी, और आपने इस बात के लिए ट्रांजेक्शन उससे कर लिया कि यार सर ने कहा था ये मेरा एजेंट है, तो इन दैट केस सर आई वुड बी लाइबल एज प्रिंसिपल. तो ये चीज आ जाएगी. सर देखिए इसकी कंडीशंस पढ़िए.
प्रिंसिपल मस्ट हैव मेड ए रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल मेड ए रिप्रेजेंटेशन, उसने कुछ कहा, कुछ किया, या वो चुप रहा. सम अदर पर्सन इज सेइंग कि ये मेरे बॉस है, ये मेरे प्रिंसिपल है, और इन माई प्रेजेंस ही सेड दैट, और मैं चुप रहता हूं. तो दिस ओमिशन ऑफ स्पीच इज गिविंग यू द इंप्रेशन दैट ही इज माई एजेंट. फाइन. सो प्रिंसिपल मेड ए रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस हो सकता है, या बच्चों इंप्लाइड हो सकता है, कंडक्ट से हो सकता है. रिप्रेजेंटेशन इस बात का दैट अदर पर्सन इज एजेंट, अदर पर्सन हैज अथॉरिटी. प्रिंसिपल मस्ट हैव इंड्यूस्ड थर्ड पर्सन. सर थर्ड पर्सन इज इंड्यूस्ड मतलब वो उस बात से प्रभावित होता है बाय दैट रिप्रेजेंटेशन. तो प्रिंसिपल ने उसको फंसा लिया, और थर्ड पर्सन बिलीव्ड दैट, थर्ड पर्सन बिलीव्ड एंड एक्टेड ऑन दैट रिप्रेजेंटेशन, एक्टेड ऑन दैट रिप्रेजेंटेशन. सर देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि मैं मुकेश अंबानी का एजेंट हूं, और ये बात मुकेश भाई के सामने नहीं कही मैंने, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं, इतनी मेरी वो भी नहीं है, और शायद मिल भी नहीं पाऊंगा. एनीवे, तो मैंने ये कहा आपसे कि बच्चों मैं मुकेश अंबानी का एजेंट हूं, और मेरे कहने पर विश्वास करके मैंने आपसे कहा यार मुकेश भाई को पैसों की जरूरत है, लोन दे दो. आपसे पैसा ले लिया. तो इस केस में मुकेश भाई क्या प्रिंसिपल माने जाएंगे? क्या वो लायबल होंगे? आंसर है नहीं. जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रिंसिपल के द्वारा होना चाहिए. सर मुकेश भाई ये बोले कि मैं उनका एजेंट हूं, एक्चुअल में मैं उनको जानता भी नहीं, लेकिन मान लो किसी कारण से कहीं उन्होंने कह दिया, किसी बड़े आदमी ने कह दिया कि ये आदमी हमारा एजेंट है, और देन मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा on the basis of that representation. You believed that, you acted that, that is you entered into contract with me on the belief that I am agent of that person. Okay, तो बेटा now he will be liable. फिर वो ये नहीं कह सकता कि यार इस पे तो अथॉरिटी थी ही नहीं, तुमने कहा क्यों? सर वही लिखा है ऊपर बड़े से पैरा में, an agency by estoppel is based on the principle of estoppel. estoppel का सिद्धांत ये होता है कि मैं कुछ कह रहा हूं, आप मुझ पे विश्वास कर रहे हो, उस बात पे आपने एक्ट कर लिया, और फिर मैं कह रहा हूं अरे ये तो था ही नहीं, तो आई कैन नॉट से दैट. तो एजेंसी बाय एस्टॉपल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल. प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल मीन्स वन पर्सन बाय डिक्लेरेशन या रिप्रेजेंटेशन, एक्ट और ओमिशन हैज इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड टू बिलीव ए थिंग टू बी ट्रू. तो उसने कुछ ऐसा किया जिससे कि एक व्यक्ति को विश्वास हुआ किसी बात पे, और टू एक्ट अपॉन सच बिलीव, उस व्यक्ति ने उस पे एक्ट कर लिया, तो ही शैल नॉट बी अलाउड टू डिलाई हिज प्रीवियस स्टेटमेंट. वो अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से बैकआउट नहीं कर सकता. तो व्हेन एन एजेंट हैज विदाउट अथॉरिटी डन एक्ट, ओके, इनकर्ड ऑब्लिगेशन, प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच एक्ट इफ he has by words or conduct induced such third person to believe कि वो एक्ट या ऑब्लिगेशन स्कोप के अंदर है. तो बच्चों प्रिंसिपल ये सब सिद्धांत दिए हुए हैं. एग्जाम्पल है, ए ने बी को कंसाइनमेंट किया, गुड्स भेजी, ठीक, इंस्ट्रक्शन दिया कि नॉट टू सेल बिलो फिक्स्ड प्राइस. अब सी को नहीं मालूम है उस इंस्ट्रक्शन का, और बी ने उस प्राइस के नीचे बेच दिया गुड्स को. तो बच्चों ए विल बी बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट. ए कैन नॉट प्लीड कि भैया उसने वो करा है, ये करा है. वो ए और बी के बीच की बात है. सर ए ने बी को गुड्स दिए और इसको बोला कि 10,000 से कम में मत बेचना. बी ने सी को 8,000 में सेल कर दिया.
तो ये सेल तो वैलिड हो गई, क्योंकि सी नोज, देखो एजेंट तो है, तो इसके एक्शन से ये लग रहा है कि ये उसके पास अथॉरिटी है, तो 8,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ए इज बाउंड टू सी टू डिलीवर द गुड्स फॉर 8,000। अब ये 2,000 इससे वसूल करेगा, ये लाइबल है, डेफिनेटली है, परंतु जो उसने सी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बच्चों, वो एस्टॉपल में फंसेगा और वैलिड होगा। एग्जाम्पल एक और है, P has several months permitted Sunil to buy goods on credit from Prasad और पे करता रहा, तो ये implied authority चलती रही। Now P cannot later refuse to pay Prasad, जो उसने बाद में सर की एजेंट है और उसके आधार पे कर दिया। तो मित्रों, अगर अथॉरिटी चल रही है तो ऐसे नहीं रिवोक होगी, उसको करना पड़ेगा। तो एस्टॉपल है, और एस्टॉपल मीन्स कि अगर आप कुछ ऐसा कह रहे हो, कर रहे हो, जिससे थर्ड पर्सन को ये बिलीव होता है कि कोई और व्यक्ति आपका एजेंट है, तो ऑन सब्सिक्वेंट टर्म्स यू कैन नॉट डिनाई कि वो एजेंट नहीं था, आप अपनी बात से बैकआउट नहीं कर सकते। सर नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब है कि कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो all the acts made or done by agent to save the principal from loss are within his authority। देखो बेटा, एजेंट की अथॉरिटी उतनी है जितनी अथॉरिटी उसको दी है, नॉट बियॉन्ड दैट। तो सपोज करिए जैसे कोई सेलिंग एजेंट है, वो सेल करता है, दुकान पे रहता है, तो उसका काम सेल करने का है, उसको उधार लेने की अधिकार नहीं है, उसको बैंक अकाउंट ऑपरेट करने का अधिकार नहीं है, वो ये सब काम नहीं करेगा, बिकॉज ही डजंट हैव ऑल दोज अथॉरिटीज। बट अब सपोज एक दिन दुकान में आग लग गई, नाउ एजेंट इज देयर, एजेंट पे अथॉरिटी सिर्फ माल बेचने की है, लेकिन दुकान पे आग लग गई तो वो क्या करेगा? हाँ सर, जो भी एक्ट होना चाहिए वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का होना चाहिए। उसने आग बुझाने का पूरा प्रयास किया और उसमें उसका कुछ एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये जो उसने लाइबिलिटी इनकर करी या एक्सपेंडिचर करा, ही कैन रिकवर दैट फ्रॉम प्रिंसिपल। अब आपको इसकी तो अथॉरिटी नहीं थी। नो, इन केस ऑफ नेसेसिटी ऑल सच एक्ट्स जो कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति उस सर्कमस्टेंसेस में करता आर अस्यूम टू बी विद इन अथॉरिटी। तो नेसेसिटी से भी होगा। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी इमरजेंसी में अराइज होती है। ए पर्सन इज ऑथोराइज टू डू जो ऑर्डिनरी कोर्स में वो शायद नहीं कर सकता था, तो एजेंट इज ऑथोराइज टू डू सर्टेन एक्ट, और व्हाइल डूइंग सच एक्ट इमरजेंसी अराइजेस, he acquires extraordinary special authority to prevent the principal from loss। तो एक केयर टेकर है बच्चों, और जब राजा जो थे वो कनाडा में थे और फार्म हाउस में आग लग गई, तो जो केयर टेकर है उसने प्रॉपर्टी बचाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया व्हाटएवर, वो सब उसकी अथॉरिटी में माना जाएगा बच्चों, और वो सब अधिकार के अंदर आएगा। तो एजेंसी कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड थ्रू रेटिफिकेशन। लास्ट इज रेटिफिकेशन। सो व्हाट इज रेटिफिकेशन बच्चों? रेटिफिकेशन का मतलब होता है, देखिए कि वन पर्सन डज समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन without authority होते ही। If the person on whose behalf act was done subsequently allows या approves that act, so this is called ratification. So this is what
बाद में अप्रूव कर देना, किसी चीज को सब्सिक्वेंटली अप्रूव कर देना इज कॉल्ड रेटिफिकेशन। तो जो व्यक्ति कर रहा है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसके सर स्कोप ऑफ अथॉरिटी में इट इज नॉट कवर्ड, बट ही डज दैट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन। अब देखिए दैट अदर पर्सन मे और मे नॉट अप्रूव दैट, तो इफ ही रिफ्यूजेस देन नो प्रॉब्लम, ही इज नॉट लायबल, बट इफ ही अप्रूव्स तो ही विल बी लायबल। दिस इज व्हाट वी कॉल रेटिफिकेशन। पुराने एक्ट को, पुराने ट्रांजेक्शंस को बाद में अप्रूव करने को रेटिफिकेशन कहा जाता है। तो वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन बट विदाउट हिज अथॉरिटी और नॉलेज ही मे इलेक्ट टू रेटिफाई। बंदा रेटिफाई भी कर सकता है, देखो डिसोन भी कर सकता है, मना भी कर सकता है, उससे नहीं मतलब है। तो अगर वो रेटिफाई करता है, अप्रूव करता है तो लायबल होगा, अदरवाइज वो लायबल नहीं होगा। सर एक्स जो कि वाई का एजेंट है या वाई एक्स का एजेंट है, उसने गुड्स खरीद लिए बिना परमिशन के। परचेज करने के बाद उसने अपने प्रिंसिपल को बताया कि सर जी मैंने आपके बिहाफ पे ना माल खरीद लिया, जबकि अधिकार नहीं था परचेज का। अब प्रिंसिपल अगर डिसोन करे, मना करे, तो देखो एजेंट जानेगा। सर अथॉरिटी नहीं, लेकिन अगर प्रिंसिपल अप्रूव कर दे तो ये रेटिफिकेशन कहलाएगा, प्रिंसिपल वुड बी बाउंड। सर रेटिफिकेशन के रूल्स हैं। रेटिफिकेशन बेटा एक्सप्रेस हो सकता है, रेटिफिकेशन इंप्लाइड हो सकता है। तो रेटिफिकेशन दोनों तरीके से, कंडक्ट से भी हो सकता है, वर्ड से भी हो सकता है। ए विदाउट अथॉरिटी बाइज गुड्स फॉर बी, आफ्टरवर्ड्स बी सेल्स देम टू सी। तो प्रिंसिपल ने, एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे खरीदा जबकि अथॉरिटी नहीं थी, प्रिंसिपल ने वो माल फर्दर किसी और को बेच दिया, तो बताओ रेटिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? आंसर है हो गया, क्योंकि सर इम्प्लाइड है, इसने उसको उधार दिया, बाद में प्रिंसिपल ने जो बोरोवर था उससे इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, सो दैट मीन्स अप्रूवल। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर प्रिंसिपल को ट्रांजैक्शन की नॉलेज डिफेक्टिव है तो वो इनवैलिड हो जाएगा रेटिफिकेशन। एजेंट ने आधी बात बताई, आधी बताई नहीं, तो रेटिफिकेशन इनवैलिड हो गया, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन है। सर नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट इज डिफेक्टिव। ए हैज अथॉरिटी फ्रॉम पी टू बाय गुड्स एट मार्केट रेट, उसने हायर रेट पे खरीदा और बीच में अपना वो बना लिया। सर पी ने रेटिफाई कर दिया लेकिन बाद में उसे पता, तो रेटिफिकेशन इनवैलिड है, वो मना कर सकता है बच्चों। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथोराइज्ड एक्ट। तो देखिए जब रेटिफाई हो जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या है? सर रेटिफिकेशन इन पार्ट लिखा हुआ है तो इनवैलिड है। सर या तो पूरा ट्रांजैक्शन आप एक्सेप्ट करोगे या पूरा रिजेक्ट करोगे। ए पर्सन रेटिफाइंग एनी अनऑथोराइज्ड एक्ट ratifies the whole of the transaction. There can be ratification in entirety or its rejection in entirety. Principal cannot ratify a part and reject the other part. सर ये नहीं होगा कि एक पार्ट रेटिफाई कर दो और एक रिजेक्ट कर दो, पूरा ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। सर रेटिफिकेशन should not result into injury या loss to third party. रेटिफिकेशन कर सकते हो आप, परंतु कोई ऐसा एक्ट रेटिफाई नहीं हो सकता जो कि थर्ड पार्टी को इंजरी पहुंचाए। मैं समझाता हूं। एक बिल्डिंग है और इसमें बहुत सारे टेनेंट्स रहते हैं, बरसों से रह रहे हैं, खाली नहीं करते, बिल्डिंग का बुरा हाल हो गया। ये लैंडलॉर्ड है हमारे,
मिर्जा साहब, और देर आर मेनी टेनेंट्स, सर 30 रुपए महीने का किराया दे रहे हैं, उसमें भी देते नहीं है, कभी बच्चे को बुखार आ जाता है, कभी कुछ एंड सो ऑन। मिर्जा साहब बड़े दुखी हैं। He wants to get this building vacated and sold. Anyway, अब इस पूरी कहानी में let me introduce one more character. ये तो ओरिजिनल स्टोरी थी। अब मैंने एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया और सपोज करिए उसका नाम रखा मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स इज ए फ्रेंड ऑफ मिर्जा, बट ही इज नॉट एजेंट। मिर्जा साहब से पूछे बिना इसने टेनेंट्स को नोटिस दिया टू वैकेट द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो ये प्रिंसिपल है। अभी सर ये एजेंट है नहीं, अथॉरिटी नहीं है इस पे, लेकिन इसने इसके बिहाफ पे नोटिस दे दिया और टेनेंट्स को लिख के दिया कि यू आर रिक्वायर्ड टू वैकेट द प्रॉपर्टी विद इन 2 months, और फिर साइन करें कि मिस्टर फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर मिर्जा, और अपने साइन किए उसने एजेंट। तो अब नोटिस दे दिया विदाउट अथॉरिटी, सो दिस नोटिस हैज नो मीनिंग, क्योंकि अथॉरिटी नहीं। अबे तुम कौन हो यार नोटिस देने वाले? तुम्हारी तो ये प्रॉपर्टी तो पिताजी की है वही। नोटिस देने के बाद उसने मिर्जा को बताया कि मिर्जा मैंने यार तुम्हारे बिहाफ पे नोटिस दे दिया। नाउ मिर्जा अप्रूव्स, बहुत अच्छा करा। मिर्जा खुश हो गया, डांस कर रहा है, बोले बहुत बढ़िया करा तुमने यार, तुम सच्चे दोस्त हो मेरे। मित्रों, दिस रेटिफिकेशन वुड रिजल्ट इनटू इंजरी टू थर्ड पार्टीज। इनका नुकसान हो रहा है, इनको लॉस हो रहा है, इनको खाली करा रहे हैं हम लोग। दिस कैन नॉट बी रेटिफाइड। You can ratify your liabilities, you cannot ratify your benefits. Okay, so a ratification which results into liability or loss or injury to third party is invalid. That kind of ratification is not permitted. I hope you have got this example, बच्चों। तो बेटा लिखा है नेट डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अदर, इस नालायक ने किया इसके बिहाफ पे विदाउट अथॉरिटी। If done with authority would have effect of subjecting third person to damage या termination of right या interest। इन लोगों का डैमेज हो रहा है, इनके इंटरेस्ट खत्म हो रहे हैं, इनके राइट्स खत्म हो रहे हैं। सर कैन नॉट बी रेटिफाइड। तो व्हेन इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टीज आर अफेक्टेड, प्रिंसिपल ऑफ रेटिफिकेशन डज नॉट अप्लाई। रेटिफिकेशन कैन नॉट रिलेट बैक टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ थर्ड पार्टी हैज इंटरवेनिंग टाइम एक्वायर्ड राइट्स। तो थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होगा, थर्ड पार्टी को इंजरी नहीं पहुंचाएंगे। So ratification should not result into injury or liability or loss to third party. उनके interest protect कर रहा है। सर ये A है, not having authority by B demands on behalf of B the delivery of a chattel, property है ये। सर प्रॉपर्टी की डिमांड कर दी, वही लगभग एग्जाम्पल है, और वो किसी और के पोजीशन में, सी के पोजीशन में, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे ही है बच्चों। सर रेटिफिकेशन रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, अपने आप में ये पॉइंट क्लियर है। रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम। कम्युनिकेट होना चाहिए रेटिफिकेशन टू अदर पार्टी, और वैलिड एक्ट होना चाहिए। सर अगर कोई चीज वॉइड है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, तो वो रेटिफाई भी नहीं हो सकता। इफ यू रिमेंबर दैट धर्मदास घोष वर्सेस मोरी बीबी, तो माइनर ने जब लोन लिया तो वाइड हो गया, अब वो मेजर हो गया, तो इवन इन दैट केस ही कैन नॉट रेटिफाई दैट। रेटिफिकेशन बाय मेजर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मेड एट द टाइम ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट परमिटेड, क्योंकि ओरिजिनली एग्रीमेंट वॉज वाइड। सो इफ एनीथिंग इज वाइड इन ओरिजिन, it cannot be ratified. Okay, so these are the principles of ratification. Next heading है extent of agent's authority. तो देखिए
एजेंट की अथॉरिटी बेटा उतनी होगी जितना उसको अधिकार दिया गया है। प्रिंसिपल ने उसको जो राइट्स दिए हैं, एजेंट ऑब्वियसली विल एंजॉय दोज राइट्स, नॉट बियॉन्ड दैट। That can be expressed, that can be implied, that can be by circumstances. तो नॉर्मल कोर्स में एजेंट की अथॉरिटी उतनी है जितना अधिकार दिया गया है, और इमरजेंसी में उसकी अधिकार अपने आप बढ़ जाता है, भी हमने डिस्कस किया। एंड ही शैल हैव ऑल दोज एक्ट्स विद इन हिज अथॉरिटी, जो कि बच्चों नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में शायद कवर्ड नहीं थे, बट इमरजेंसी में ही डिड दोज थिंग्स टू सेव द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, तो वो सब भी उसकी अथॉरिटी में आएगा। सो वी विल कवर दिस इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत ज़्यादा थ्योरी भी अच्छी बात नहीं है बच्चों, तो बस थोड़ा ही है, सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एंड सो ऑन, अभी काफ़ी है इसमें। तो वी विल कवर दिस, थोड़ा स्पीड से कोशिश करेंगे। एंड आप लोग जब तक बाकी का अपना बेटा प्लीज़ कंप्लीट कर लो, एंड ब्रांच में आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं बता दीजिएगा, तो उसको फिर हम लोग एक क्लास अगर ज़रूरी होगी तो ले लेंगे, और ऐसे ही प्रॉब्लम्स हो जाएंगी तो ऐसे ही कर लेंगे उसको। ओके, तो ये भी पढ़ते रहिए, उसको भी करिए, कॉस्टिंग में अपना रिवीजन करिए, सर टैक्स में आपके पास बहुत सारा कोर्स हो गया, उसको करिए, लगे रहिए, अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि एग्जाम्स नवंबर में हैं, एंड द चांसेस ऑफ एनी पोस्टपोनमेंट और एनीथिंग आर सर लेस देन 0, मतलब होने ही हैं, बिल्कुल होने, निश्चित होने, जो भी स्थिति हो, जैसी भी हो, एग्जाम होगा। सो पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।